वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पार्ट 2 की। इससे पहले मैंने आपको एनसीएफ का पूरा बेसिक इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर अप किया है। तो अगर आपको इसमें और आगे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको जानना है, उस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, ताकि हम आगे के जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पे कवर अप कर सके। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एनसीएफ की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं कल का आपको रिवाइज दूंगी, मतलब कि जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर अप किया था उसका एक शॉर्ट ग्लिम्स दे करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आज हमको उसमें क्या क्या नया सीखना है। ठीक है, तो जब हम एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब एनसीएफ 2005 क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है। क्या है ये? एक डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट आपको बताता है बेसिकली कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को किस तरीके से आपको पूरा ईयर चीजों को पढ़ाना है और सिखाना है। तो इसके बारे में आपसे कौन बात करता है? एनसीएफ 2005। ठीक है, इसके साथ में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एनसीएफ 2005 जो है वो फोर्थ नंबर का जो वो है आपका करिकुलम फ्रेमवर्क है। इससे पहले 4 करिकुलम फ्रेमवर्क हम लोगों ने देख लिए। पहला करिकुलम फ्रेमवर्क आपका आया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था 1975 में आया था। ठीक है, बताया था ना आप लोगों को। पहला कब आया था? 1975। दूसरा आया था आपका 1988। ठीक है, और तीसरा जो था वो आपका आया था 2000, जब अटल बिहारी जी क्या थे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की ये बात है। ठीक है, अभी आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने ऐसे याद आया तो आपको बता दिया। चौथा जो है वो आपका है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे। ये फोर्थ नंबर पे आया था, जो कि अभी लेटेस्ट है। ठीक है, क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। तो 75, 88, 2000, 2005। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से इससे पहले 3 फ्रेमवर्क आ चुके हैं। क्लियर, होपफुली आप लोगों को बात समझ आई। अच्छा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो कौन सी बॉडी तैयार करती है, डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर स्कूल के बच्चों से रिलेटेड बात होगी तो सारा काम कौन देख रहा है? आपका एनसीईआरटी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनसीएफ जो है उसको किसने डिजाइन किया है? एनसीईआरटी ने। ठीक है, अब जब हम थोड़ा सा 2005 वाले की बात करेंगे तो 2005 में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। मैं रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को, अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या क्या बातें पता होना चाहिए आपको? एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, ये किसकी अध्यक्षता में या किसकी चेयरमैनशिप में बना था? ये मतलब जो कमेटी थी वो किसकी चेयरमैनशिप में थी? तो वो याद रखिएगा, वो प्रोफेसर यशपाल सिंह जी की कमेटी थी, याद रखिएगा। क्लियर, इनकी अध्यक्षता में बनी एक कमेटी में इसको बनाया गया था। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है आप लोगों को याद रखना है वो ये कि एनसीएफ लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है कि बच्चा किस तरह से सीखेगा? करके, अनुभव करके, एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखेगा। तो दूसरा पोर्शन ये याद रखना है। नंबर 3 ये बात याद रखना है कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें जोर दिया गया है किस बात पर? इस बात पर कि बच्चा लर्निंग विदाउट बर्डन होगी। मतलब बच्चों का जो बैग्स है उनमें बुक्स का बहुत ज्यादा बोझ नहीं होगा और बच्चे कैसे सीखेंगे? लर्निंग विदाउट बर्डन। ये इसका मेन एजेंडा है। ठीक है, कि बच्चा कैसे सीखेगा? बिना किसी किताबों के एक्स्ट्रा बोझ के बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? बच्चों को ऊपर किताबों, कॉपी यानी कि बुक्स, कॉपीज इनका लोड नहीं देना है और बच्चों को फ्री एनवायरनमेंट में लर्न करना है। क्लियर, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। क्लियर, चलिए 1-2 पोर्शन और इसके बारे में देखेंगे।
एक और बात आप लोगों को इसमें ये याद रखनी है कि जो इसकी कोर फिलोसॉफी है, मैंने आपको बताया था कल कि कोर फिलोसॉफी जो है हमारे एनसीएफ की वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी यानी कि रचनावाद की जब बात होगी तो याद रखिएगा इसमें यह माना जाता है कि बच्चा खुद नॉलेज को गेन करने में, नॉलेज को क्रिएट करने में सक्षम है। आपको बस उसको क्या करना है, वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे बच्चा फ्री होकर के चीजों को अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी कि अपने ज्ञान की रचना कर सके। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कंस्ट्रक्टिविज्म की बात सबसे ज्यादा की है पियाजे ने और वाइगोस्की ने। जो पियाजे ने किस संदर्भ में बात की है, तो उन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन की बात की है, और जो वाइगोस्की उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, यानी कि सज्ञानात्मक रचनावाद, और इन्होंने सामाजिक रचनावाद की बात की थी। ठीक है, बात समझ आ गई कि बच्चे अपने नॉलेज का जो रचना है वो खुद करेंगे, लेकिन उनको क्या करना है, हम लोगों को फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से सीख सके, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के और बिना किसी फेलियर के, प्री सपोजिशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे ना एक दो बातें और कल भी बताई थी, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ना यहाँ पे रूट लर्निंग को खत्म करने की बात की है। कौन सी लर्निंग को? रूट मतलब कि जो बच्चा रट करके सीखता है ना किताबों से, है ना, किताबों से जो बच्चा रट करके सीख रहा है, बेसिकली हमको उसको क्या करना है, एंड करना है। तो किताबों से जो रट्टा मार नॉलेज है, रट्टा मार तरीके से बच्चा पढ़ता है, उसको एंड करना है और बच्चे को कैसे सिखाना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल सेटिंग्स में, और कितना प्रमोट करके, इंस्पायर करके, उसको मोटिवेट करके हमको सिखाना है। तो यहाँ पे रूट लर्निंग को हमेशा के लिए मना किया गया है। दूसरी एक और बात, यहाँ पे जो टीचर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पे टीचर का रोल होगा, ठीक है, टीचर का रोल होगा एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि टीचर एक सुविधा दाता की तरह काम करेगा। ठीक है, सुविधा मतलब कि टीचर को क्या करना है, अपने क्लास में इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वहां पे बच्चों को क्या मिल सके, अपने नॉलेज को क्रिएट करने का, नॉलेज को गेन करने का एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल सके और बच्चा आराम से, अच्छे से, पूरा नेचुरल तरीके से सीख सके। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेन आप लोगों को याद रखना है कि टीचर किस तरह से, टीचर सिर्फ सुविधा देता है, किस चीज की सुविधा देता है, बच्चों को सीखने में मदद करने में। क्लियर, बात समझ आई? तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। देन चलिए थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक और बात कल भी सिखाई थी, आज एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। वो ये है कि ये जो एनसीएफ दिया गया है, ये आपका दिया गया है टैगोर के एक ऐसे है, उनकी कोर, टैगोर का एक ऐसे है, ठीक है, उस ऐसे का नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, ये इसका कोर कंसेप्ट है जिसमें आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी बात कही गई है कि बच्चे जो है आपके कैसे होते हैं, बच्चे क्रिएटिव स्पिरिट होते हैं। मतलब बच्चे के अंदर की जो पावर होती है, मतलब बच्चे की आत्मा कैसी होती है, क्रिएटिव होती है। और बच्चे हर चीज में अगर वो लर्न भी कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या ढूंढते हैं, जॉय ढूंढते हैं। तो जनरस जॉय की बात भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कोर आइडिया है, आप लोगों को याद रखना है। एक तो याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका कोर आइडिया कहाँ से लिया गया है। तो टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको, जो कि हमारे देश के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है, उनका एक ऐसे है, कौन सा, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, उससे लिया गया है। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातों पे फोकस किया गया है कि बच्चा जो है वो क्रिएटिव स्पिरिट होता है, मतलब बच्चा खुद रचनावादी होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, उसको नई नई चीजें सीखने में, एक चीज को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने की उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उसकी स्पिरिट ही क्रिएटिव होती है। लेकिन दूसरी बात ये की गई है कि जो सिखाने का तरीका है, या जो बुक, मतलब जो सीखने का तरीका होना चाहिए, जो लर्निंग होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें आनंद मिले, जॉयफुल हो।
ठीक है। अगर लर्निंग अपने आप में जॉयफुल होगी तो बच्चा कभी भी उससे दूर नहीं हटेगा और आराम से मजे से अपने डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करेगा। दूसरा, जितनी भी लर्निंग होगी वो एफर्टलेस होगी। गेटिंग द पॉइंट? तो हम लोगों को ये दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। डन। चलिए, जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो एक दो बातें और जो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि लर्निंग और नॉलेज कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू। देखिए, लर्निंग एंड नॉलेज, ठीक है। लर्निंग एंड नॉलेज कैसे होना चाहिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बेसिकली लर्निंग और नॉलेज आपका नंबर 1 आप लोगों को याद रखना है, होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक होना मतलब कि संपूर्ण तरीके से आपको सीखना है, संपूर्णता होना चाहिए। तो लर्निंग एंड नॉलेज की किस तरह की अप्रोच होना चाहिए, एक तो आपकी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है बच्चा जब सीखे, जब पढ़े, जब कुछ नया करने की कोशिश करे तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक मतलब कि बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, सारे के सारे एस्पेक्ट उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई उसकी होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, जो कुछ भी बच्चा सीखे उसमें बच्चे के हर एक डेवलपमेंट का जो हर एक एस्पेक्ट है उसको कंसिडरेशन में लाया जाना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? दूसरी बात यह है कि इसमें एक और अप्रोच की बात करते हैं, वो अप्रोच है आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच। कौन सी अप्रोच बोलेंगे हम? इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है, देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे आप बच्चे को मैथ सिखा रहे या फिर आप बच्चे को साइंस सिखा रहे या फिर सोशल साइंस सिखा रहे, तो उस सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल लाइफ के अलग अलग हिस्सों में किया जा सके। जैसे आप मैथ पढ़ा रहे तो मैथ की क्लास में जब आप उसको सम सिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं, डिवीजन सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जहां जहां बच्चे का एक्सपोजर होता है उन सब जगह में उसको इस्तेमाल करके दिखाया जाना चाहिए और इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि एक सब्जेक्ट किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट को समझने में आसानी क्रिएट करता है, मतलब किस तरह से एक लर्निंग जो है, एक चीज की लर्निंग बाकी की अदर लर्निंग को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से लर्निंग और नॉलेज की अप्रोच कैसे होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट सुनिश्चित हो। दूसरा, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब जो कुछ भी सिखाया जाना चाहिए उसमें बाकी की चीजें समाहित होना चाहिए या उस चीज का अलग अलग क्षेत्रों में यूज किया जा सके उस लर्निंग का। जैसे मैथ की लर्निंग है तो सोशल साइंस में कैसे यूज हो सकती है, साइंस में कैसे यूज हो सकती है, इस बात पे भी फोकस किया जाना चाहिए। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड पे चलते हैं और फिर आगे की तरफ इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को कि ना यहाँ पे ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था। बेसिकली एनसीएफ 2005 जो है वो मेनली मल्टीलिंग्विस्टिक की बात करता है, मल्टी लैंग्वेजेस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, मल्टी लैंग्वेजेस की बात करता है। मल्टी लैंग्वेजेस का मतलब हो गया बहुभाषावाद की बात करता है कि क्लासरूम में इस तरह के बच्चे होना चाहिए जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग शामिल हो, यानी कि क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे क्लासरूम में कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कोई बांग्ला बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज से एक दूसरे के कल्चर को सीखता है और बच्चे की लर्निंग क्या होती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। बच्चा अलग अलग डाइवर्सिटीज को भी सीखता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि मल्टी लैंग्वेजिज्म पे ये फोकस करता है कौन, एनसीएफ 2005। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र की भी ये बात करता है। त्रिभाषा सूत्र मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं आपकी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला,
ठीक है। इसमें आपकी कौन कौन सी 3 लैंग्वेज बताई गई थी बेसिकली, है ना, ये हो गया आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि कहां पे दिया गया था, आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 की, वहां पे भी इसकी बात की गई थी। और इसमें बेसिकली बच्चे को 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, एक तो ये हो गई। दूसरा जो 8th स्केड्यूल है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब 8वीं अनुसूची जो है, उसमें कितनी भाषाएं शामिल है, 22 लैंग्वेजेस शामिल है। तो उनमें से कोई एक भाषा बच्चे को आना चाहिए। और इसके अलावा नंबर 3 पे बच्चे की जो मदर टंग है वो, तो इस तरह से बच्चे को 3 तरह से लैंग्वेज के बारे में आना चाहिए। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, यानी कि त्रिभाषा सूत्र था। इस बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इस बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? डन। चलिए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ओके, देखिए ये है ना, ये वाली बात तो मैं कल कर चुकी थी, थोड़ी सी देर और बात अगर हम करेंगे तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि 2005 is one such documents in which such topics have been discussed. What and how should children be taught? मतलब कि एनसीएफ 2005 वो डॉक्यूमेंट है जहां पे इस बारे में बात की जाती है कि बच्चों को क्या और किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, आगे बात करेंगे हम। ये देखिए, तो ये द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज इट्स ओरिजिन रविन्द्रनाथ टैगोर से सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज क्या है। डन। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाली बात भी याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई थी, तो प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग बैठी थी। उस मीटिंग में एनसीएफ 2005 को लाया गया था। डन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, इनके बारे में मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या है और आपको किस तरीके से चीजें पता होना चाहिए। डन। चलिए, अगर आपने आज से एनसीएफ 2005 का पूरा लेक्चर ये देख लिया अच्छे से, तो आपका इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं नंबर 1 की, है ना, नॉलेज कैसा होना चाहिए, आउटडोर लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो बाहर के जीवन से कनेक्टेड होना चाहिए। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। एक बात और याद रखना, एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि जो टेक्स्ट बुक है उनको भगवान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, जो किताबें हैं सिर्फ और सिर्फ उन पर रिलाय नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमको जो कुछ भी उसको दिया जा रहा है, नॉलेज या लर्निंग, वो आउटसाइड लाइफ से कनेक्ट होनी चाहिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बात करेंगे। अगला है, स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रूट सिस्टम। रट्टा मार पद्धति नहीं होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। ये बात मैंने आपको कही है अभी कि जो बच्चे का पढ़ाई होना चाहिए ना, वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित उसकी शिक्षा नहीं होना चाहिए। डन। चलिए अब जब हम आगे बात करेंगे तो बात करेंगे मेक एग्जाम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है ये कि जो बच्चों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डन। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथे नंबर पे जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो बच्चे का एग्जामिनेशन होना चाहिए वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो बच्चे का सिर्फ आईक्यू टेस्ट ना करे कि उसको कितना आता है, उसने कितना रट्टा लगाया है और कितना वो लिख पाया है, बस इतना नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा जो है वो उसका संपूर्ण जो एग्जामिनेशन है सारी की सारी एक्टिविटीज के बेसिस पे किया जा सके। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका
उस दिशा में बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, इन सब चीजों का क्या होना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। बच्चा कितना फिजिकल डेवलपमेंट में कितना बड़ा है, आगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कितना बड़ा है, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल पे कितना बड़ा है, ठीक है, आईक्यू लेवल पे कितना बड़ा है, इमोशनल लेवल पे कितना बड़ा है। तो इन सभी एस्पेक्ट को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए किसके अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है इसका, कि स्टूडेंट शुड बी प्रीपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यूज। मतलब आपको बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके, सिखा सिखा करके सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट नहीं बनाना है जिसको बहुत कुछ आता है लेकिन जिसके अंदर वैल्यूज नहीं हो, जिसके अंदर क्या बोल सकते हैं, देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने के लिए किसी प्रकार के कोई इमोशन ना हो। तो इमोशन लेस बच्चे या फिर पर्पस लेस बच्चे हमको नहीं तैयार करने। हम लोगों को एक नेशनल वैल्यू से ओत प्रोत बच्चों को, यानी कि जिनके अंदर नेशनल वैल्यू डेवलप हो, इस तरह के बच्चे रेडी करना है, ताकि आगे चल करके ये बच्चे हमारे देश को आगे बढ़ाने में, वर्ल्ड लेवल पे जाने पे कंट्रीब्यूट कर सके। तो बच्चों को नेशनल वैल्यू डेवलप हो, इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे जब हम बात करेंगे, कुछ प्रमुख सुझाव थे, ये हम लोगों ने कल देख लिए थे, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। चलिए, तो द चाइल्ड इज एक्टिव, he knows and learns on his own, he tries new, मैनिपुलेट, मेक्स मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव हिमसेल्फ। बेसिकली बच्चा खुद ही एक्टिव होता है, जैसा कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, खुद गलतियां करते हैं, खुद इंप्रूव करते हैं, खुद मैनिपुलेशन करते हैं, और इस तरह से बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये बात कौन करता है, एनसीएफ भी बताता है। देन मैंने आपको बताया था ना, एनसीएफ इज ऑल अबाउट, किसके बारे में बात करता है, एनसीएफ बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। देन चलिए, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल एक्टिविटी। जो लर्निंग है वो किस तरह की प्रक्रिया है, एक सक्रिय और सोशल यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चा समाज में, सोसाइटी में, टीचर से, दोस्तों से, भाई बहन से, माता पिता से, सबसे सीखता है, सभी लोगों से सीखना होता है। तो इसलिए जो टीचिंग है, सॉरी, जो लर्निंग है वो एक कौन सी एक्टिविटी है, आपकी सोशल एक्टिविटी है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। लर्निंग जो है वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, मतलब यांत्रिकीकरण नहीं होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, जिससे कुछ सीखा जा सके और आगे बढ़ा जा सके। चलिए, लर्निंग शुड बी एसोसिएटेड विद जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, और ये किससे नहीं मिलना चाहिए, फियर और डिसिप्लिन, इंस्टेड ऑफ फियर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा तानाशाही करके बच्चों को बस डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, है ना, और डरा डरा के बच्चों को सिखाने से अच्छा है कि बच्चे की लर्निंग इस तरीके से ना कराई जाए और बच्चों को कुछ इस तरीके से सिखाया जाए कि बच्चा, एक तो बच्चे में जॉय जनरेट हो, और दूसरा बच्चे में सेटिस्फेक्शन आए कि हाँ उसने कुछ सीखा है जो कि उसको आगे चल करके लाइफ में मदद करेगा आगे बढ़ने में। डन। तो लर्निंग कैसी होना है, लर्निंग मस्ट बी joyful and satisfaction and not rely on fear or discipline। ठीक है, नो डिसिप्लिन जरूरी होता है, लेकिन जो ओवर डिसिप्लिन करते हैं बच्चों के साथ में कि सिर्फ डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन पे फोकस होता है, जिसमें बच्चा डर जाता है, उसको लगता है डिसिप्लिन ही सब कुछ है और उसकी लर्निंग उतने अच्छे से हो नहीं पाती है। तो बेसिकली इसलिए इस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया है। ठीक है, चलिए, ये वाली बात मैं कल कर चुकी हूँ, इसलिए इसको अभी हम नहीं करेंगे। चलिए, यहां से एक बार देख लेंगे कि जो द की फॉर्मूला ऑफ एनसीएफ 2005 इज लर्निंग विदाउट बर्डन। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है कि इसका मेन एजेंडा क्या है कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। मतलब कि बच्चों को ऊपर बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स का, कॉपीज का, होमवर्क्स का, इन सब का लोड नहीं देना है। इन सबको लोड को क्या करना है, कम करना है, और बच्चों को नेचुरल सेटिंग्स में, नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद से एक्टिविटी के थ्रू सीखने
देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन एजेंडा है इसकी तरफ। डन, होपफुली बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये वाला टॉपिक हमने कल कवर नहीं किया था, हम इसको आज अच्छे से कवर अप करेंगे। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मैथ्स ऑब्जेक्टिव, मतलब कि गणित को सिखाने के क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। मैथ को सिखाने के क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डन, चलिए बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस द नेचर ऑफ मैथ्स प्राइमरी क्लासेस शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब कि जो प्राइमरी क्लासेस में आप मैथ सिखा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, वो उसके पीछे आइडिया है, उसके पीछे अप्रोच कैसे होना चाहिए, इंटीग्रेटेड। अगेन इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आप छोटे बच्चों को अगर मैथ सिखा रहे हो क्लास में, तो उसको इस तरीके से सिखाना चाहिए कि वो मैथ के उन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग विषयों पर भी लागू या अप्लाई करके बता सके। लेट्स सपोज आपने बच्चों को 1+2 सिखा दिया 3, ठीक है। इसी तरह से सोशल साइंस में आपने बच्चों को कुछ सिखाया कि बेटा है ना, एक लेट्स सपोज कि बच्चे को सिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लॉ, ठीक है, एक लॉ है या एक ड्यूटी है, 2 ड्यूटी और मिल जाएगी, तो बताइए टोटल संविधान में कितनी ड्यूटीज हो गई। तो बच्चा बताएगा कि 3 ड्यूटीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, लर्निंग के अप्रोच को। कौन सी लर्निंग, मैथ की लर्निंग को। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे की साइड जब हम बात करेंगे, तो दिस मीन्स दैट मैथ्स शुड बी टॉट बाय इंटीग्रेटिंग विद अदर सब्जेक्ट्स। बताया ना मैंने कि मैथ को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाना बहुत जरूरी, ठीक है। साइंस में अगर पढ़ा रहे हैं तो साइंस में कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन फॉर्मूले को सिखाने के लिए मैथ की हेल्प लेके सिखा दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है। जैसे बच्चों को पीरियोडिक टेबल का कुछ एलिमेंट सिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उन टेबल्स के एलिमेंट्स को किस तरह से सिखा सकते हैं कि बेटा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले क्या बता दें, हाइड्रोजन, हीलियम। नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन, नंबर 2 पे कौन है, हीलियम। एक मतलब हाइड्रोजन, 2 मतलब हीलियम, 3 मतलब लिथियम, ठीक है। 4 नंबर मतलब बेरिलियम, ठीक है। फिर 5 नंबर मतलब बोरॉन। तो इस तरह से बच्चों को क्या किया, मैथ की काउंटिंग भी सिखा दी और साथ साथ साइंस के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मेन उसका सब्सटेंस होते हैं, उनको भी सिखा दिया। क्लियर, बात समझ आ रही। कुछ इस तरीके से एड ऑन करके चीजों को सिखाना है, इंटीग्रेट मोड पे बच्चों को सिखाना है। डन, चलिए दूसरी बात जब हम करेंगे तो बात करेंगे एनसीएफ 2005 एम्फसाइज दैट स्कूल शुड बी mathematics based because it encourages students to solve meaningful problems in mathematics। बेसिकली उनका मतलब यह है कि जो स्कूल है वो मैथमेटिक बेस्ड होना चाहिए। मैथमेटिक बेस्ड होने का मतलब क्या होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का कल्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया होना चाहिए जिसमें सब जगह उसको बच्चे को मैथ दिखे। जैसे जब बच्चा सीढ़ियां उतर रहा है तो बहुत सारे मैंने स्कूल्स में देखा है, कुछ स्कूल्स में कि ना वहां पे आसपास पूरा बहुत ब्यूटीफुली मैथ को पेंट किया गया होता है, मैथ को पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया होता है। सीढ़ियों पे कुछ अगर देखते हैं तो टेबल्स लिखी होती है, ठीक है, या फिर जो उसकी रेलिंग है वहां पे काउंटिंग लिखी होती है। तो इस तरह से क्या होता है, स्कूल को पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड बना रखा है ताकि बच्चा जब एंटर करे तो देख देख करके प्ले करते हुए भी चीजों को देख लेगा और सीख जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखनी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। बेसिकली क्या होता है, ये वो लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए जब हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्क्रीट, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त और कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है आपका मूर्त, ठीक है। तो जब कॉन्क्रीट की बात होती है, मूर्त की बात होगी, तो आप लोगों को याद रखना है कि कॉन्क्रीट मतलब वो चीज है जो बच्चे को सामने दिख रही है, ठीक है। जैसे आपने बच्चों को दिखाया बेटा ये एक पेन है, यहाँ पे एक और पेन लाएंगे, दोनों पेन ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 2,
इस तरह से एक और पेन ऐड करेंगे तो कितने हो गए 3, सब दिखा दिखा के जो सिखा रहे जिस चीज को बच्चा सेंस कर सके, देख सके, टच कर सके, वो होता है कॉन्क्रीट। तो जो मैथ होना चाहिए वो कॉन्क्रीट से कहाँ जानी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि आपने बच्चे को कुछ दिखाया नहीं और आप बच्चे को बोले बेटा एक बर्ड है, उसके पास दूसरा बर्ड आकर के बैठा, उसके पास तीसरा बर्ड आकर के बैठा, बताइए टोटल कितने बर्ड बैठ गए। तो आप बच्चा बताएगा, अगर बच्चा बताने में सक्षम हो पाए, बर्ड अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, आप उसको कुछ दिखा भी नहीं रहे हो, लेकिन बच्चे को आप क्या कर रहे हो, थिंक करना सिखा रहे हो कि बेटा ऐसा ऐसा है तो बताओ कितने होंगे टोटल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, मैथ जो है पहले कॉन्क्रीट तरीके से सिखाई है, उसके बाद बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे धीरे धीरे लेकर के जाना चाहिए। मतलब कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल ना भी हो तो भी बच्चा मैथ के उस कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई करके आपको बता सके। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अब है ना कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एनसीएफ 2005 ने दी है हम लोगों को। ठीक है, कि बच्चा किस किस तरीके से सीख सकता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो नंबर 1 पे है आपका लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा कैसे सीखेगा, करके सीखेगा। ठीक है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने दो, लैब में ले जाओ, उसको खुद को करके देखने दो, बस उसको इंस्ट्रक्ट करो, बाकी बच्चा खुद करेगा, गलती भी करेगा, फिर अपने आप सीख जाएगा। तो सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग तो आप रट लीजिए कि एनसीएफ किससे सिखाता है, याद रखिएगा एनसीएफ सिखाता है लर्निंग बाय डूइंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एनसीएफ किस चीज पे फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब बच्चा कैसे सीखेगा, करके सीखेगा। गेटिंग माय पॉइंट, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, प्रैक्टिकल करके देखेगा, कुछ गलतियां करेगा, कुछ अच्छा करेगा, उसमें इंप्रूव करेगा और सीख जाएगा। डन, तो लर्निंग बाय डूइंग। नंबर 2 पे जब हम बात करेंगे तो है निरीक्षण मेथड। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड, लाइक है ना बच्चे को कुछ चीजों को देखने दो, सोचने दो, उसके बारे में समझने दो। ठीक है, ले सपोज आप बच्चे को किसी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, लाइक आपने बच्चे को कोई नई आप उसको बायोलॉजी सिखाना चाह रहे हो, आप कुछ नए प्लांट्स के पास उसको लेकर के गए। ठीक है, तो बच्चे को उसका इंस्पेक्शन करने दो, ध्यान से देखने दो। आप उसको बोलो कि ध्यान से देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, इसकी लीव्स कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, इसकी रूट कहाँ है। तो बच्चा उसको ध्यान से देखेगा और खुद सीखेगा। डन, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। वो है आपका टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड मतलब कि बच्चों को छोटे छोटे टेस्ट के फॉर्म में सिखाना है और देखना है। बच्चों को बोलो कि बच्चे ये आपको देखना है, इसको सीखना है, हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे और बच्चा खुद से करेगा, सीखेगा और इस तरह से टेस्ट मेथड से भी बहुत चीजें उसके लिए कवर अप होगी। ठीक है, अगला है आपका सामूहिक विधि को बोलते हैं कलेक्टिव लॉ। सामूहिक विधि मतलब कि ग्रुप लर्निंग होगी बच्चे की साथ में। ठीक है, वो लास्ट बट नॉट लिस्ट मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड का मतलब इनमें से कोई भी चीजें जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई हो रही है तो हमको वो सारी मेथड से अप्लाई करके बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो आज आपका एनसीएफ 2005 कंप्लीट होता है। ठीक है, होपफुली आपको एनसीएफ 2005 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इससे रिलेटेड जितना भी डेटा मैंने आपको दिया है वो अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आपका आने वाला एग्जाम, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे एच टेट का हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो और सी टेट का एग्जाम हो, वहां सब में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह के और लेक्चर्स के साथ में जुड़े रहिएगा। और अगर आपको सीटेट की जर्नी में कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आपका क्वेश्चन है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, आपको 100% रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट में जाते जाते एक बात है कि है ना, लाइक आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उस पर विश्वास रखिए, उस पर बिलीफ रखिए। जो कुछ भी पढ़ा है ना वही आता है, उसे बाहर कुछ नहीं आता है, लेकिन जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, रिवीजन पे फोकस करना है। तीसरा, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे मैम? प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, आप PYQs प्रैक्टिस करिए। लास्ट अभी 23 का देख लीजिए
22 का देख लीजिए, 21 का देख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखते हुए चलेंगे और अगर आप पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे, डेफिनेटली आप सीडीपी में 30/30 इजीली ला सकते हैं और पूरे एग्जाम में अगर मेहनत करेंगे तो 140-130 तक भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को मेरी ये टिप समझ आई होगी और इस तरह की अगर और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।